वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह मॉक पार्ट 51 है जो कि कल रात को हुआ था। आज इंटरव्यू का लास्ट डे है। तो इस वीडियो में जो कल क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में चर्चा की गई है, उनका सही आंसर क्या होगा। और चूंकि अब ये सीरीज समापन की तरफ बढ़ रहा है तो आज रात को लास्ट क्लासेज होगा, जस्ट गेट टुगेदर ऐसा। अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका आज इंटरव्यू है वो सफ़र में भी हो सकते हैं, ट्रेन में दूसरे शहरों से आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो खैर जो भी हो, इंटरव्यू की सफलता जो है सबसे बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो सवाल का जवाब बेशक आपको आता क्यों ना हो, लेकिन हर हालत में आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज अवश्य देना है। 2 से 3 सेकंड का आप पॉज देंगे तो आप एक तो नर्वस नहीं होंगे। जैसे ही आप पॉज देंगे तो नर्वसनेस आपको कूलिंग डाउन का मौका मिल जाता है। नर्वस नहीं होंगे तो दिमाग सही तरीके से आपका काम करेगा। जो अचानक से कुछ भूल जाते हैं वो आप भूलेंगे नहीं, अगर भूल भी गए तो रिकॉल होगा। तो 2 से 3 सेकंड का पॉज अवश्य दें। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं, 2 से 3 सेकंड का पॉज देना एक दिस इज की टू सक्सेस। इंटरव्यू इस बात का नहीं होता है कि आप कितना जानते हैं या कितनी आपकी नॉलेज है। इंटरव्यू इस बात का होता है कि आप जो जानते हैं उसे किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, कैसे बोलते हैं। इंटरव्यू के बहुत सारे आयाम इन वीडियोज में देखेंगे, इनके प्रीवियस पार्ट में। इधर कुछ पार्ट में हमने भी आपत्ति जताई थी कि बोर्ड मेंबर से अनाप शनाप सवाल नहीं होने चाहिए, सवाल टू द पॉइंट, जॉब प्रोफाइल से मैचिंग होने चाहिए। इनफैक्ट जो मुझे एक कहावत याद आती है, पावर करप्ट्स ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ए मैन एब्सोल्यूटली। ये गलतियां इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स की नहीं है, ये गलतियां उस ओहदे का, मुझे भी अगर बना दिया जाए बाई चांस बोर्ड मेंबर तो मेरे से भी वैसी गलतियां हो सकती हैं। टू एयर इज ए ह्यूमन नेचर। मैं किसी के योग्यता पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। जाने अनजाने में अगर ऐसा लग रहा हो किसी को तो उसके लिए मैं निसंकोच सार्वजनिक तौर पे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मेरा इरादा किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरा इरादा सिर्फ इतना ही है, जैसे मेरा एक छोटा सा सपना है। मेरा सपना है कि वैसे तो अगर आप बात करें, कानून एक बहुत विशाल सब्जेक्ट है, कानून का कोई अंत नहीं, लॉ इज लिमिटलेस। तो मुझे भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कानून आती है, चंद शब्द आते हैं, चंद शब्द ही आते हैं। तो मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि जो फ्रेशर्स हैं, जो फ्रेश लॉ स्टूडेंट हैं, उनको मैं कानून की बारीकियां समझा सकूं, उनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कुछ भूमिका दे सकूं। आज के ज़माने में शिक्षा का धंधा हो गया है। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करोड़ों रुपए खर्च कर शानदार आलीशान सेटअप उन्होंने कर रखा है। तो चलिए, उनके लिए तो मजबूरियां हैं ही हैं कि वो चार्जेस लेंगे नहीं तो सरवाइव कैसे करेंगे। उनको जिंदा रहने के लिए उन्हें चार्जेस लेना पड़ेगा। हम जैसे लोगों का क्या है, ऑनलाइन है। अब सवाल ये है कि हमारा ऑनलाइन उनके ऑफलाइन से बेहतरीन होना चाहिए। दिस इज हमारा टारगेट है। ये हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, ये ऑनलाइन क्लासेज 3 लाख रुपए लेके जो ऑफलाइन कोचिंग करा रहे हैं उनसे बेहतरीन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ खुद बैठ के कह दूं कि हमारा बेहतरीन है तो वो नाइंसाफी होगी। हमारा बेहतरीन है या नहीं है, तो जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए हम लोग भी बहुत सारे आमूल चेंज परिवर्तन करने जा रहे हैं।
बहुत सारी नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज हेल्पफुल, और ये सारी चीज़ें हम लोग टाइम टू टाइम करते आ रहे हैं। इस बार भी देखिए इंटरव्यू के लिए आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में चले जाइए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक चले। हम लोगों ने रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक क्लासेस, कभी कभी तो 1:15 तक हो गए हैं। लेट नाइट क्लासेस 9 बजे से शुरू होकर 3, साढ़े 3 घंटे लगातार एक एक टॉपिक। मैं सोचता था पहले, मैं देखता था कभी कभी वीडियो, कभी कभी बच्चे लोग मुझे बताते थे कि सर वहाँ तो आंसर नहीं बताते, सिर्फ सवाल पूछते हैं कोचिंग में। जैसे रेस जेस्टे से पूछा तो रेस जेस्टे से तमाम तरह के कई सवाल हो सकते हैं, तो उस सवाल के आंसर क्या होंगे नहीं बताते। तो मैंने महसूस किया कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सिर्फ सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब नहीं बताते, तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयारी करना समय की बर्बादी के अलावा और कुछ खास नहीं है। क्योंकि जो आप में गलतियां हैं वो वहीं की वहीं रह गई। मैं उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैं एक जेन्युइन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा है तो जो सवाल पूछ रहा, अगर उस सवाल का आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चाहिए कि वो उसने जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब आपको दे। हम लोग तो देखिए, हम लोगों ने भी यही किया था। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो सवाल पूछे थे, तो हमारे यहाँ भी लोगों ने कहा था कि सर सवाल का जवाब तो कोई बताता नहीं, आप क्यों बता रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मेहनत और ये सारी चीजें, आप क्यों दुनिया से अलग चल रहे हैं। तो उस समय मेरे भी दिल में ये ख्याल आया कि दुनिया जो कर रही है, आप भी उसी तरह भेड़ चाल में आप शामिल ना हो, आप एक अलग मुकाम तय करें, आप एक अलग सफर तय करें। तो हमने सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। सवालों के जवाब ही नहीं देना, सिर्फ सवालों के जवाब तो देते ही रहे, सवालों के उन जवाबों को किस तरीके से बोलना, आप देखेंगे कई सारे वीडियोज में हमने आंसर बताया और बच्चे लोगों को समझाया और बच्चे लोगों से कहा कि अब आप इसे बोल के दिखाइए, और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कराते रहे, 1-to-1 सेशन देते रहे, मॉक कराते रहे। तो हम लोगों ने 4 चीजें की। मॉक किया, नंबर 1, 1-to-1 सेशन किया, नंबर 2, नंबर 3 ट्रेनिंग दी कि जवाब क्या होना चाहिए, एंड नंबर 4 टीचिंग करी। टीचिंग में उन जो सवाल पूछे गए उन सवालों के जवाब भी दिया। तो शुरू में तो ऐसा होता था कि हर कोई कहता था, उंगलियां उठाता था हम लोगों पे, यार उनका तो अजीबोगरीब, उनका तो कोई पैमाना ही नहीं है, ऐसे ऐसे कहीं होता है इंटरव्यू में। तो कल को जो लोग उंगली उठा रहे थे आज वही लोग हमारा समर्थन करते हैं। इंसान कोई बुरा नहीं होता, ना इंसान कोई अच्छा होता। अगर आप किसी चीज को नहीं समझ रहे हैं तो उस पर उंगली उठाना शुरू कर दें तो ये आपकी समझदारी नहीं हो सकती। आप उंगली उठाने से पहले आप सोचें। तो हम लोगों पे भी बहुत लोगों ने उंगलियां उठाए कि अरे वो तो ऐसा कहीं मॉक होता है, मॉक में टीचिंग होती है, मॉक में ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे किसी भी लेवल का हो, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अब से पहले मॉक इंटरव्यू में जो सवाल पूछा, क्या उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए, क्या उन सवालों के जवाब कैसे देने उसके लिए टीचिंग करी, क्या उन्होंने उन सवालों के जवाब टीचिंग करने के बाद ट्रेनिंग दी आपको कि कैसे आपको जवाब देना है, हम लोगों ने ये सब किया। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, मुझे अपनी तारीफ
पता नहीं ईश्वर ने कौन सी मिट्टी से बनाया है मुझे। लोग तो अपनी तारीफ के लिए पता नहीं क्या से क्या कर बैठते हैं। मुझे अपनी तारीफ उतनी अच्छी नहीं लगती। अगर आप मेरे में मेरी कमियां बताएंगे तो मैं आपका शागिर्द हो सकता, मैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं ये समझता हूँ नो मैन इज परफेक्ट, और मैं भी अपने को परफेक्ट नहीं समझता। मैं ये भी कहता हूँ, आपसे खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। तो हमारे विचार किताबों में लिखे हुए विचारों से अलग हैं। अब आप समझ लीजिए, बस इतना है, किताबों में जो लिखा हुआ है उनसे हम अलग, हम अपनी दुनिया अपने तरीके से अलग ही बनाते हैं। हम दुनिया की भेड़ चाल में शामिल होना पसंद नहीं करते। तो चलिए, अब ये आपका 51 पार्ट है। आज भी जो हुआ, हम लोग गेट टुगेदर के पर्पज से सारे बच्चे लोगों से अपील किया है कि आज का सेशन जरूर ज्वाइन करें, जहां भी हो जैसे भी हो, क्योंकि आज का कंक्लूडिंग सेशन है। और आज का ये जो कंक्लूडिंग सेशन है, हम लोग थोड़ा मस्ती के मोड में होंगे, थोड़ा हंसी मजाक के मोड में होंगे। अब तक तो सारी चीजें सीरियस तरीके से गुजर गई, हंसने मुस्कुराने का भी वक्त नहीं मिला। आज हम लोग जम के हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, लाइफ को थोड़ा ईज आउट भी करेंगे। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट निकले हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन हो, तो एक छोटा सा फंक्शन करेंगे। अब देखिए, हमने तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया है, मेंस की भी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। ये पार्ट ऑफ मिशन है कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो अब चूंकि अब हमने चार्जेस भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, तो स्वाभाविक है कि जो छोटा मोटा गेट टुगेदर फंक्शन करेंगे, तो उस फंक्शन के लिए हम लोग ऑडिटोरियम नहीं बुक कर सकते। हमारे हालात तो ऐसे नहीं है कि हम कोई ऑडिटोरियम बुक कर लें। हमारे हालात तो ऐसे नहीं है कि हम उसकी वीडियोग्राफी, वीडियो शूटिंग और ये सारी चीजें, लेकिन जो भी छोटा मोटा एक प्रोग्राम हो सकता है अपने से आप कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम भी करें तो 50,000 के आसपास आपका खर्च होना ही होना है। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक छोटा मोटा प्रोग्राम किया जाए उन सभी स्टूडेंट के साथ जो सक्सेसफुल हुए। हम लोग उस बारे पे भी प्लान कर रहे हैं। और लास्ट में अपने तमाम स्टूडेंट्स जिनका एपीयू में सिलेक्शन होता है, उनसे मैं अपील करूंगा कि एपीयू में देखिए आपका सिलेक्शन हो गया, एक सरकारी नौकरी मिल गई, लाइफ आपकी सेटल्ड हो गई। अब कल को आर्थिक फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपकी फैमिली का गुजारा बड़े आराम से अच्छे तरीके से हो सकता है। एपीओ किसी भी मामले में जुडिशरी से कम नहीं है। आप एपीओ में रहते हुए वर्कलोड थोड़ा कम होता है, जो समय बचेगा उस समय आप हायर जुडिशरी के लिए लगा सकते हैं। तो एपीओ में रहते हुए लोअर जुडिशरी में जाना मैं नहीं समझता कि समझदारी होगी। आप एपीओ ज्वाइन कीजिए, जब आपका समय आए तो हायर जुडिशरी के लिए आप चांस लीजिए। आपके पास टाइम है, मिल ही रहा है, वर्कलोड कम ही रहेगा। मान लीजिए कि आपकी उम्र 28 साल है, 27 साल है, आपको 6-7 साल अभी लगेंगे 35 तक पहुंचने में। तो आप हर रोज 1 घंटे भी पढ़ते रहें, 2 घंटे भी। हम लोग भी अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट के साथ हायर जुडिशरी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे। उन स्पेशल बैच में मैं भी कोशिश करूंगा कि लॉ को परफेक्ट से परफेक्ट तरीके से, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से सारी चीजें डिस्कस होना, उस पर रीजनिंग होना, और बेहतरीन से। ये मॉक में तो हम लोगों को समय ही नहीं मिला कुछ चीजें बताने का, समझाने का, लेकिन इस मॉक में जिस तरीके से सवाल पूछे गए, जिस तरीके से उन सवालों के जवाब दिए जाए, इशारे इशारे मैं इतना ही कह सकता हूँ
मॉर्निंग सोज द डे। तो सपने तो बहुत हैं, दिलों में अरमान बहुत है। अब ये सपने किस कदर साकार होते हैं, यही हमारा भी ख्वाब है। जो सपने अपने सीनों में सजा रखे हैं, उन सपनों को कुछ हद तक साकार करें। तो मैं थोड़ा सा अब जैसे जैसे ये समापन की तरफ ये सीरीज बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग भी थोड़ा अब रिलैक्स होते जा रहे हैं। हमारे चेहरे पे खुशी, ये पहले के वीडियो में आप नहीं देखेंगे इस तरह से नेचुरल खुशी। तो जैसे जैसे आप व्हेन यू आर रिलीव फ्रॉम वर्क, तो पता नहीं हर इंसान थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। आई एम ऑल्सो फीलिंग ए बिट रिलैक्स्ड। तो चलिए, मैं थोड़ा सा बहुत बड़बड़ करता हूँ, उतनी समझ मुझे नहीं होती। अरे बच्चे लोगों के साथ मैं ये मानता हूं कि मेरी दुनिया मेरे बच्चों के भविष्य तक है। मैं अपने आप को जो भी मुझसे संभव हो सके, मैं बड़े बड़े वादे तो नहीं करता, लेकिन जो भी मेरे से पॉसिबल है मैं प्रयास करूंगा कि अपना बेहतरीन से बेहतरीन अपने बच्चे लोगों के भविष्य के लिए मैं दे सकूं। मैं भी चाहता हूं कि एक मिसाल कायम कर जाऊं इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले कि यस, कोई कुछ करके गया। इरादे तो बहुत कुछ हैं, चुनौतियां बहुत हैं। आप देखेंगे जब भी रिजल्ट निकलता है तो आज की डेट में ट्रेंड हो गया। आप न्यूज में पढ़ा ही होगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को सीसीपीआई की तरफ से नोटिस भी इशू हुआ, कई लोगों पे फाइन भी हुआ भ्रामक प्रचार करने के लिए। अब बड़े बड़े कोचिंग वाले क्या करते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपया लगा रखा है, भाई स्वाभाविक है कि उनका टर्नओवर भी करोड़ों में बहुत होता है उनका। तो रिजल्ट निकलेगा तो किसी बच्चे को फ्लाइट का टिकट भेज देंगे कि आप आइए, सम्मान समारोह करेंगे, उस बच्चे का एक इंटरव्यू, और वो सारी चीजें ऐसी इस तरह से मिसलीडिंग है कि आने वाली पीढ़ी को लगता है कि ये सक्सेसफुल स्टूडेंट इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बेहतर है, और ये सारा उनका मार्केटिंग का धंधा हो गया। कुछ बच्चे लोग ऐसे भी कि उन्हें थोड़े बहुत चंद पैसों का ऑफर दे दिया गया और उन्होंने अपना वीडियो शूटिंग और अनाप शनाप बयान देना शुरू कर दिया। तो ये जो अनाप शनाप बयान है, आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और उन बच्चे लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, चंद रुपयों के लिए अपने जमीर को मत बेचिए। अगर चंद रुपयों के लिए अगर आप अपना जमीर बेच देते हैं तो अभियोजन पदाधिकारी की जब एक्यूज आपको ऑफर करेगा तो फिर तो वहां आप अभियोजन पदाधिकारी की हैसियत से आप क्या भूमिका निभा पाएंगे। तो अगर इन हालातों में अगर कोई कोचिंग वाला आपको 5-10 हजार रुपए दे के कहता है कि उनके बारे में बोलिए और इस बदौलत आप बोलते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप अभियोजन पदाधिकारी के लायक, आप एक चपरासी बनने के भी लायक नहीं है। जिस बंदे का जमीर नहीं, वो बंदा किसी काम का नहीं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे यहां से रैंकर हुआ, फोटो और वीडियो कहीं और वायरल, हमारे यहां से फोन गया, फोन तक नहीं उठाया उन्होंने। अरे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इन्हीं सारे चीजों का वीडियो बना के अगर अपलोड कर दें सोशल मीडिया पे कि बनने को तो जज बन गया लेकिन चंद रुपयों के लिए जमीर बेचा करते थे, और ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे? इंसाफ की कुर्सी पे बैठकर ये इंसाफ का बलात्कार कर रहे होंगे या इंसाफ की हिफाजत कर रहे होंगे? और ये वीडियो बना के भेज दें अगर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को, ये वीडियो बना के आयोग के चेयरमैन को भेज दें, कंप्लेंट फाइल करें और हर रोज आरटीआई लगा के उसका हाल पूछते रहें,
करने को बहुत कुछ कर सकते, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस बार हम लोग भी पूरी तैयारी से, हम चाहते हैं कि ये धंधा बंद हो, हम ये चाहते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट बंद हो। हम लोगों की भी तैयारी इस बार कंप्लीट है, हम लोग भी लगाम लगाना चाहते हैं और हम स्वागत करते हैं गवर्नमेंट के इस कार्य का कि उन्होंने कई सारे कोचिंग वालों के खिलाफ नोटिस इशू किया भ्रामक प्रचार देने का। अरे आप शिक्षा को धंधा मत बनाइए भैया। एजुकेशन बी नॉट कमर्शियलाइज्ड। आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं पब्लिकली सोशल मीडिया के जरिए जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं हर किसी से अपील करना चाहूंगा कि शिक्षा का धंधा नहीं होना चाहिए, एजुकेशन को कमर्शियल एक्टिविटी नहीं बनाना चाहिए। ये जरूर है कि आज के कमर्शियल वर्ल्ड में नॉन कमर्शियल चीजें कर पाना काफी मुश्किल है। आपको धंधा करना है, कोई और बिजनेस आप कर लीजिए, लेकिन एजुकेशन ये बहुत ही गौरवमयी परंपरा है, इसका मजाक मत बनाइए, इसको बिजनेस मत बनाइए, इसका धंधा मत कीजिए। तो शिक्षा का धंधा मत कीजिए। तो ये सिर्फ कोचिंग पे ही क्यों, जो बड़े बड़े कॉलेज खुल गए हैं जिनकी कीमतें 40 लाख 50 लाख, आप मेडिकल में चले जाइए 1-1 करोड़ तक डोनेशन पहुंच गया है। और लॉ फील्ड में ही देखिए, ये NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, आपको पता है चार्जेस क्या है उतना? हम लोग पहले क्लैट का करवाते थे तैयारी, सोचते थे क्लैट की क्लासेज हम लोगों ने बंद कर दी। बंद इसलिए कर दिया कि हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे क्लैट वाले बच्चे लोग हैं, उनके पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे कैसे उन पैसों का इंतजाम किया, 5 साल BA LLB की फीस भरी, उनके बच्चे को ना कहीं प्लेसमेंट हो पाया, ना लिटिगेशन में कुछ हो पाया, और वो बच्चे एक आम स्टूडेंट की तरह आज भी कंपटीशंस की तैयारी कर रहा। तो जब आपको कंपटीशंस की तैयारी करनी थी तो ये 20-25 लाख रुपए NLU के नाम पे आपने क्यों खर्च किया? किसी को घमंड होगा NLU, हमारे पास NLU ही NLU भरे हुआ, NLU का केवल टैग है। NLU और लोकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। हमारी बात का बुरा नहीं मानिएगा, आप सोचिएगा, आप NLU में आकर आप कंपटीशंस की तैयारी करें 20 से 25 लाख रुपए लगा के, 20 से 25 लाख रुपए लगा के आपने BA LLB किया और फिर आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कंपटीशंस की तैयारी आप ऐसे कॉलेज में भी एडमिशन ले लें जहां चार्जेस कम है। NLU की क्या जरूरत है? NLU का तो सिस्टम ही मुझे समझ में नहीं आया। मूट कोर्ट, इंटर्नशिप, अरे भैया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कीजिए। जो बच्चा LLB पास आउट करके आप जो मूट का प्रोपोजिशंस देते हैं उसको, तो उस मूट के प्रोपोजिशंस में जो आप इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड और बहुत तमाम आप मूट में प्रोपोजिशंस दीजिए कि बेल एप्लीकेशन है, स्टे एप्लीकेशन है, सेक्शन 9 CPC, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, एक डाइवोर्स का केस फाइल। तो आप डे टू डे यूज वाले चीजें, ताकि वो बच्चा LLB पास करके जब कोर्ट पहुंचे तो उसे किसी तरह की दिक्कतें ना हो। आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चलाइए। आप इस एस्पेक्ट से चला रहे हैं जिनका शुरुआती दौर में कोई लेना देना नहीं। तो मैं तमाम NLU के जो वाइस चांसलर्स हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि जरा इस, मैं उंगली नहीं उठा रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अगर मेरे विचार आपको गलत लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई आपको नजर आ रही है
तो आप मूड कोर्ट इस तरीके से कीजिए ताकि वो बच्चा जब पास आउट करे और कोर्ट में जाए तो उसे ऐसा एहसास हो कि वो फ्रेशर नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ है, सारी चीजें तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन जो भी जैसे भी, चलिए और किसी वीडियो में इन सारे चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। जाने अनजाने में कुछ ज्यादा मैं बोल गया तो उसके लिए मैं सार्वजनिक तौर पे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आज आपका लास्ट डे है। मैं आपकी कामयाबी के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप कूल होकर इंटरव्यू दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अंत में यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद लॉ स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। यह बिहार एपीओ 2023 का सीरीज आने वाले इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसे डिजाइन किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, किस तरह हेल्पफुल है, अपने कमेंट्स और सुझाव हमें जरूर देंगे। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय। ऐसे ही हाई रखना है हमेशा। और आज हम लोगों का सेकेंड लास्ट सेशन, कल भी हम लोग मिलेंगे। कल तो कोई टेंशन नहीं होगा। कल तो हम लोग बिल्कुल, मैं तो आज से ही मूड में आ गया। देख रहे कितना इतना हंसते हुए हमें देखा था कभी आपसे पहले? कितना मैं लाइट मोड में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आई एम ऑलवेज सीरियस। मैं जितना मैं हमेशा आई एम ए वेरी फनी टाइप ऑफ मैन। फनी इन टू द सेंस कि अलग अलग, देखिए टाइम डिमांड्स। पहले सीरियसनेस से आपने वो भी महसूस किया होगा, इरिटेट होते हुए क्लासेज के बीच में। फिर अगर स्टूडेंट को बुरा लगा तो मैं सबसे पहला हूँ कि मैं सबसे पहले सॉरी बोला कई बार आप लोगों को इन क्लासेज में, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी बट। सॉरी बोला है, नहीं बोला हमने? तो बहुत बार बोला सर। तो इसलिए देखिए, अब कभी मान लीजिए मैं इरिटेट हो गया तो मैं भी इंसान हूँ। इरिटेशन अगर मेरे में ना हो तो ये पता कैसे लगा कि मैं जिंदा हूँ? जिंदा होने के लिए भी इरिटेटेड होना जरूरी है। तो एनीवे, हम लोग आज थोड़े सवाल उल्टे पुल्टे पूछेगा। पूछ दिया गया कि 299 क्या होता है, तो अब 299 कोई पूछेगा तो पहला सेंस जाता है आईपीसी का, नहीं कल्पेबल होमिसाइड। तो बोर्ड कह रहा है कि नहीं 299 सीआरपीसी का। मतलब इस तरह की चीजें, 299 रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। और उन्होंने ठीक किया जब कैंडिडेट ने बताया और ये क्वेश्चन 4-5 स्टूडेंट से पूछेगा कि 299 क्या होता है। अब मान लीजिए कि आपसे ही पूछा जाएगा कि 299 क्या होता है, तो नॉर्मली मेरे से भी अगर पूछा जाए कि 299 बताइए। अब एक तो चलिए 299, अगर 299 बताइए, आप आईपीसी नहीं बोलिए तो डेट मीन्स 299 इज कल्पेबल होमिसाइड के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन अगर 299 जब आप कल्पेबल होमिसाइड बोल दिया तो हड़बड़ाहट में एक मेंबर से निकल गया कि 299 एविडेंस एक्ट का बताइए, तो दूसरे मेंबर ने टोका कि नो सीआरपीसी। हाँ, उन्होंने पूछा पहले कि 299 बताइए, कैंडिडेट ने कहा कल्पेबल होमिसाइड, तो फिर कहते नहीं एविडेंस एक्ट का बताइए। हाँ, तो फिर उसके बाद दूसरे मेंबर ने टोका तो कहते कि नहीं सीआरपीसी का बताइए। अब उनको तो जबरदस्ती का हुआ, मतलब क्वेश्चन इज दिस कि सारा इंटरव्यू देखते हुए अगर कुछ सवाल तो बहुत अच्छे हैं सवाल, लेकिन कुछ चीजें, कुछ शॉर्टेड इंस्टेंस तो
आप देखिए, अचानक से रिएक्ट करना, अचानक से रिएक्ट, हड़बड़ा के रिएक्ट करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक ऑफ जजिंग योर पर्सनालिटी। अब जैसे मान लीजिए कि उन्होंने पूछ ही दिया 299 एविडेंस एक्ट, तो आपको मुस्कुराते हुए, सर एज सच देयर इज नो 299 सेक्शन इनटू एविडेंस एक्ट, आपको बिल्कुल अचानक से रिएक्ट नहीं करना। रिएक्शन क्या, रिएक्शन का न्यूटन ने जो भी लॉ बनाया एक्शन और रिएक्शन का, लेकिन हम लोगों के लिए रिएक्शन इंटरव्यू में रिएक्शन प्रॉम्प्ट होना चाहिए या स्लो होना चाहिए? स्लो होना चाहिए सर। बाकी लोग भी बताइए। स्लो होना चाहिए सर। हाँ, स्लो होना चाहिए सर। तो देखिए, हाँ, तो हम लोगों की ये 2-3 मिनट का जो पॉज दिया जाता है ना, 2-3 मिनट का पॉज, आप समझिए कि आपके लिए की ऑफ सक्सेस है। इस मैं देखिए 2-3 मिनट का पॉज बोल गया, 2-3 मिनट का पॉज होगा, 2-3 सेकंड का पॉज। तो ये जो मैं एक बार ऐसे ही आर्गू कर रहा था कोर्ट में, तो मेरे मुंह से ऐसे ही, जैसे कभी कभी स्लिप ऑफ टंग कुछ बातें हो सकती है, तो मुझसे गलती से कुछ मैंने बोल दिया, तो कोर्ट ने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा कि मिलोड सॉरी, इट वाज स्लिप ऑफ टंग। तो कोर्ट ने कहा इट इज मेजर स्लिप ऑफ टंग, कुछ वैसे। तो क्वेश्चन इज दिस कि रिएक्शन, ह्यूमन बीइंग जब रिएक्ट करता है तो वो प्रॉम्प्ट रिएक्शन होता है, काफी फास्ट रिएक्शन होता है। और फास्ट रिएक्शन मीन्स कि आपकी इम्पल्सेज आपके काबू में नहीं है नेचुरली। जैसे तो कानून के छात्रों को, whosoever is the legal professional, be that a judge, be that a jurist, be that a student, be that a lawyer, whosoever who is the legal professional, तो उनका जो रिएक्शन है वो आम लोगों की तरह नहीं होना चाहिए। लीगल जुडिशियल माइंड क्या वो जजेस का ही केवल पेटेंट है? हम लोगों को जुडिशियल माइंड की जरूरत नहीं है। Yes sir, we are also a law student, we have to use the judicial mind. Judicial mind doesn't mean mind of a judge. हो सकता है कि कल आपसे पूछ दे ये क्वेश्चन, मैं भी कभी कभी फेंकता रहता हूं। तो आपको पिछले टाइम कहा था कि एक्म्प्लिस, अप्रूवर और को एक्यूज पूछा जाएगा। Yes sir. मनाली, आप मनाली, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? Yes sir, आ रही है। ये एक्म्प्लिस, को एक्यूज, अप्रूवर आपसे पूछा गया था या यास्मीन से? दो में से किससे पूछा गया है? नहीं सर, मुझसे नहीं पूछा गया था। तो शायद यास्मीन से पूछा गया, आज उनका इंटरव्यू था। आज भी हर रोज की तरह करीब 18 स्टूडेंट के इंटरव्यू थे, बहुतों से बातचीत हुई, बहुतों के क्वेश्चंस भी आए हमारे पास। तो जुडिशियल माइंड, ये सारे शानदार क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल माइंड। किसी लॉ स्कूल्स में या किसी भी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा कि व्हाट इज द जुडिशियल माइंड, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। क्या लॉ बनाने वाले ने ये सोच के लॉ बनाया कि जुडिशियल माइंड इज ए माइंड कन्फाइंड टू द माइंड ऑफ ए जज? जज का माइंड जुडिशियल माइंड होता है, और जुडिशियल माइंड मीन्स रीजनेबल माइंड। Yes sir, reasonable justification जो कर सके। रीजनेबल माइंड। अब देखिए, रीजनेबल जो चीजें हैं, जो रीजनेबल, तो क्या रीजनेबल हो सकता, क्या रीजनेबल नहीं हो सकता। अब जैसे देखिए, फॉर टाइम बिंग
अब कल सवाल पूछा गया कि पेंडेंसी ऑफ केसेज के कारण क्या है। कुछ कोर्ट एम्प्लाई भी था और उनको ब्लेम किया जाने लगा, परसों भी पूछा गया। अब कोर्ट एम्प्लाई क्या if an employee of a court is to be blamed for pendency of cases? No, sir. Pendency of cases के लिए क्या judges are to be blamed? Judiciary is to be blamed? No, sir. Because let's मैं इस वीडियो के मार्फत से सोशल मीडिया पे तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अगर किन्हीं को गलतफहमी है पेंडेंसी ऑफ केसेज के संदर्भ में तो मेरे साथ 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और बेहिचक पेंडेंसी ऑफ केसेज के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो ओनली एंड ओनली द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट। गवर्नमेंट का कोई भी काम बगैर जुडिशियल इंटरफेरेंस के नहीं होता, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर आप डाटा बना के देखेंगे तो इतने सारे गवर्नमेंट के खिलाफ लिटिगेशन हैं। अगर गवर्नमेंट एजेंसी एज पर लॉ काम करना शुरू करते हैं तो ये अनवांटेड लिटिगेशन अदालतों से कम हो सकता है। आपने एक जज की कॉज लिस्ट 300-350 केसेज होता है एक दिन में। एक जज 300-350 केसेज की सुनवाई करेगा तो क्या क्वालिटी जजमेंट हो पाएगी, क्वालिटी जस्टिस? नहीं सर, नहीं हो पाएगी। तो आप ये भूल जाते हैं कि टाइम ही नहीं दे पाएंगे वो। आप तो मैं इसीलिए इस वीडियो के मार्फत से तमाम थिंकर्स लोग जो ब्लेम कर रहे हैं, अरे अगर आपको ब्लेम करना है तो गवर्नमेंट को ब्लेम कीजिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं, लिटिगेशन जिस तरह से बढ़ा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं एडिशनल कोर्ट, एडिशनल जजेज को रिक्रूट कर रही? आपकी जुडिशरी की वैकेंसी कब आएगी, 2 साल में आएगी कि कब आएगी कि नहीं आएगी, नोबडी नोज। आप एक जज पे 300-350 केसेज आप हर रोज होगा तो किस तरह का इंसाफ हो पाएगा? स्वाभाविक है। द क्वालिटी ऑफ जजमेंट इज लाइकली टू सफर। इतना ज्यादा वर्कलोड होता है एक जुडिशियल ऑफिसर पर, और आप जजेस की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, वैकेंसीज नहीं क्रिएट करेंगे और आप फिल्मी डायलॉग मारेंगे तारीख पे तारीख। तो जिन लोगों को गलतफहमी है मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए मेरे पास 2 मिनट बैठ के डिबेट कर लीजिए। या तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी या फिर मेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो अब एनीवे बी डेट एज इट में, नो इश्यूज एट ऑल। तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर पेंडेंसी ऑफ केसेज, तो आपका पोलाइट आंसर, अब ये तो मेरा आंसर डिबेट टाइप का है, एग्रेसिव टाइप का, ये तेवर ठीक नहीं है इंटरव्यू के लिए। ये तेवर जो हमने अभी दिखाया, ये तेवर डिबेट के लिए, सेमिनार के लिए, कोई स्पीच के लिए अच्छा है। लेकिन इन्हीं चीजों को अगर आपको इंटरव्यू में बोलना है तो आप कहेंगे, मैं बता रहा हूं कि सर इट इज नॉट here to blame the judiciary alone for pendency of cases. A judicial officer deals with 300 to 350 cases in a day. Naturally, justice is likely to be delayed. What is required is for the recruitment of more and more judicial officers. Litigation has gone up with the population. So more and more judges are to be recruited, more and more courts are to be created so that to reduce the workload upon the judiciary. And one step may be there are large number of cases pending against the government. If government agencies
starts respecting the law, these cases would have been taken off from the judicial records. It may reduce the burden of unwanted litigation also. तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ, मतलब कॉजेज फॉर द पेंडेंसी ऑफ केसेज, पोलाइट तरीके से इसको बोलने का प्रयास करेंगे. एनी ऑफ यू? ट्राई करके देखिए, नो हार्म. Sir, pendency of cases can be due to the fact that, first of all, the litigants are not well informed about the out-of-court settlement. Secondly, it would be that there are few number of judges available to decide the cases. Therefore, they have a very backlog of cases. ये तो आपका लंबा हो गया ना, ये लंबा हो गया. देखिए, सो फार एज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज एडमिनिस्टरिंग जस्टिस और फोर्सिंग ए मैन टू एक्सेप्ट जस्टिस. Forcing a man to accept justice. But sir, administrative मतलब किसी का टाइम बचेगा सर तो आप देखिए, बस सिंपल सा. सो सर, it may not be fair to blame judiciary alone for pendency of cases. A judicial officer normally has 300 to 350 cases each day listed in his court. Naturally, he is a human being, and dealing with such a large number of cases in a day is not proper, and in all possibility, justice is likely to be delayed. What is required? Recruiting more and more number of judges so that workload upon a particular judge can be reduced. तो इस तरीके से आपको बोलना है, रीजनेबल तरीके से. अगर 300-350 आप ही कल को जज बनेंगे और 300-350 केसेज होंगे आपकी अदालत में, तो क्या जस्टिस आप करेंगे? अब देखिए, सेमिनार में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, अखबारों में छप जाता है लोक अदालत, मेडिएशन, कंसिलिएशन, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है और जस्टिस के नाम पे तालियां बजती है. तो मैं भी महाशय लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये मेडिएशन, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, लोक अदालतें, प्ली बार्गेनिंग, it is delivering justice or it is forcing a man to accept justice? अब जस्टिस की बात मत कीजिए, आप ये कबूल कीजिए कि our means and mechanism and vision are not proper. You have no option except to resort to these ways of reducing the burden upon the court. हमारे विचार थोड़े बड़े, क्या क्या कहा जाएगा यशराज, हमारे विचारों को आई डू नॉट नो, बड़े वैसे लगते हैं, क्रांतिकारी टाइप सर. सर क्रांतिकारी टाइप. तो हमें सेमिनार में अगर बुलाया गया तो मैं ऐसी सारी चीजें बोलता हूँ कि वो दोबारा सोचते नहीं कि दोबारा बुलाया जाए. मेरे से उनके मन की बात बोली नहीं जाती, मैंने सीखा ही नहीं किसी के मन की बात बोलना, मुझे आता भी नहीं. और जब मुझे कहीं इनवाइट किया जाता है तो मैं पहले उनको बोल देता हूँ कि भाई आई एम नॉट ए गुड स्पीकर, मैं आऊँगा तो ये दावा है कि आप आगे से हमें नहीं बुलाएंगे, तो इसलिए मुझे छोड़िए, आप कहीं और किसी को देख लीजिए. जब नहीं मानते हैं तो मैं जाता हूँ कहीं कहीं. तो खैर अब तो आना जाना भी बहुत कम कर, खैर एनीवे. तो अगर अब क्वेश्चन इज दिस कि ये सारे विजन आपका इंटरव्यू में जो आप आंसर देते हैं, दैट इज आउटकम ऑफ योर थॉट प्रोसेस, दैट इज
मैं भी सोच रहा हूँ कि अब जैसे जैसे मैंने नहीं बोला कि ये लोक अदालतें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, दिस इज डिलीवरिंग जस्टिस और फोर्सिंग ए मैन टू एक्सेप्ट जस्टिस, इसी तरह का 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना के डालूं, कैसा रहेगा ये आइडिया? सर डाल सकते हैं सर, मतलब दोनों साइड का होना चाहिए। हम लोग तो बस समझते हैं कि सर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज अ वे टू लेसन द बर्डन, बट ये भी हो सकता है सर कि फोर्सिंग अ मैन टू जस्टिस। अदर साइड ऑफ द स्टोरी, ऐसा व्यू आज तक किसी का नहीं आया। आप जितने भी देखेंगे तो सब लोग तारीफ में ही बोलते रहे, ईच एंड एवरीवन। आपको कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, लोक अदालत, प्ली बार्गेनिंग, ये सारी चीजें ख्वाब में भी नहीं जानने को मिलेगा। ये हमारे इंडिपेंडेंट थॉट है, ये हमारे पर्सनल ओपिनियन है। आपके काबू से चीजें बेकाबू होती जा रही हैं, तो आप ये रागल पा रहे हैं, मेडिएशन, कंसिलिएशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर, आपके एग्जाम में सिलेबस में भी है, लोक अदालत, प्ली बार्गेनिंग, और ये करके हम काफी खुश होते, वाह क्या तीर मार लिया हमने। आप अपने सिस्टम की कमियों को नहीं देखता। If I am correct and I remember, तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मदन लोकुर ने शायद किसी स्पीच में उन्होंने कहा था, अब आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट सो फार एज माई मेमोरी इज कंसर्न, इट वॉज ही हु सेड कि government is the biggest litigant. Professor फैजाम मुस्तफ़ा also he once said, जो MNC जॉब होते हैं ना, क्लैट वगैरह के बच्चे MNC में हाई पैकेज में, sometimes back he said, if I am correct, तो उन्होंने MNC जॉब के बारे में कहा था, that is nothing but highly paid clerkship। तो अब खैर जो भी और लोगों के अलग अलग विचार होता है। रूल ऑफ लॉ एकेडमिकली आप जो मर्जी इन्फोर्स कर लीजिए, बट अनलेस यू मेक द पीपल लीगली अवेयर, यू कैन नॉट इमेजिन इवन टू इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ। खैर एनीवे, चलिए आज के क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। आज पूछे गए आपसे असॉल्ट, बैटरी, क्रिमिनल फोर्स, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, डिफेमेशन, कितने फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19 में? 7 कहाँ है? काउंट कीजिए। 91A, B, C, E, G, 6 सेक्शन। मैं एक कहानी के जरिए इन आर्टिकल 19 को पढ़ाता हूँ। बहुत छोटी सी सुंदर सी कहानी है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहले कोई बोलेगा तो भीड़ जमा होगी, क्या कहता 1B, फ्रीडम टू फॉर्म, फ्रीडम टू फॉर्म, नहीं 19(1)B क्या कहता है? टू असेंबल पीसएबली, हाँ। तो आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, जमा होंगे। जब लोग जमा हो गए तो एसोसिएशन बना लीजिए। तो 19(1)C क्या कहता है? हाँ, टू फॉर्म एसोसिएशंस। आप एसोसिएशंस बना लिए तो उसके बाद 19(1)D क्या कहता है? तो चलिए देश भ्रमण कीजिए, मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जब पूरे घूम लिया तो किसी भी पार्ट में आप सेटल हो सकते हैं। 19(1)E क्या कहता है? हाँ, और सेटल हो गए तो कोई भी
प्रोफेशन, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ट्रेड चुन लीजिए। तो इस तरह से 6 फ्रीडम आपके हो गए। पहले बोलिए, लोग जमा होंगे, आप असेंबल हो गए। लोग जमा हो गए तो आप एसोसिएशन बना लीजिए। अब एसोसिएशन बन गया तो डर किस बात का, घूमने निकल जाइए थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जब घूम लिए, थक गए तो कहीं सेटल हो जाइए। सेटल हो गए तो अब काम धंधा भी शुरू कर दीजिए। प्रोफेशन, कैरियर ऑन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कैसा लगा कहानी? ठीक है। तो जस्ट मजाक मजाक में पढ़ाई एक प्रोग्राम है, और थोड़ा मैं इसी तरह हंसते हुए, मतलब आई एम इन्वेंटिंग ऑल दिस टेक्निक्स। पहले ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब आजकल ये प्रयोग थोड़ा ज़्यादा शुरू कर दिया। अब होता क्या है, बच्चे लोगों को 6 फ्रीडम है, पीटी में होता क्या है कि पूछ दिया कि 19(1) क्या है। अब वहाँ उंगलियों पे गिनने पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये कहानी आपको याद है तो शायद हो सकता है कि मिस्टेक के चांसेस ना हो। तो फॉर दोज रीजन्स टीचर इज नॉट ओनली हाउ ही टीचेज, वो आपको टिप्स भी देता है इजी मेमोराइजेशन के लिए, वो सारी चीज़ें बताता है आपको। खैर एनीवे, तो आर्टिकल 19 से पूछे गए, आर्टिकल 21 से पूछे गए, आर्टिकल 22 से पूछे गए। प्रियम्बल की यूटिलिटी क्या है? क्या है प्रियम्बल की यूटिलिटी? Sir, gives brief description about the constitution, sir. इंटरव्यू के लिए प्रियम्बल के बारे में नहीं पूछा जा रहा। प्रियम्बल के यूटिलिटी के बारे में पूछा जा रहा। यह सीखा। पर जहां पर भी ना कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज ना समझ में नहीं आएगी, वहां पर ना प्रेम्बल से समझा जाएगा, मतलब प्रेम्बल की हेल्प लेके उस लैंग्वेज को समझा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर वेग, then preamble may be referred. But if the constitutional provisions are explicit, then preamble has no relevance. तो यूटिलिटी के मामले में तो अब मान लीजिए कि इफ देर इज कंफ्लिक्ट बिटवीन सम आर्टिकल एंड प्रियम्बल, तो कौन प्रिवेल करेगा? सर आर्टिकल प्रिवेल करेगा सर। ये बिना सोचे समझे जवाब दिया आपने। अगर प्रेम्बल करेगा सर। ये भी बिना सोचे समझे, एक गलत तो दूसरा सही, ऐसा नहीं है। सर प्रियम्बल आर्टिकल में सर डायकोटोमी मतलब हो नहीं सकता है। आप देखिए आर्टिकल और प्रियम्बल में कन्फ्लिक्ट है, तो आर्टिकल का प्रोविजन अगर एक्सप्लिसिट है तो आर्टिकल प्रिवेल करेगा, और आर्टिकल का प्रोविजन एक्सप्लिसिट नहीं है तो प्रियम्बल प्रिवेल करेगा। दिस इज यहाँ पर एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हुआ सर? क्लियर, ओके, नॉट वेग। तो प्रियम्बल की यूटिलिटी पूछी गई, का लास्ट डेट है तो शायद हो सकता है कंटिन्यू करेगा। ये आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, can fundamental right be taken away by ordinary law? नहीं, नो सर। फिर पूछा गया है कि कैन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी चेंज्ड? नो सर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? इट हैज नॉट बीन डिफाइंड सो फार, नॉट इवन इनटू केशवानंद भारती केस।
What is basic structure? Not defined. What could be basic structure? Certain examples have been cited. या केशवानंद भारती केस में बेसिक, आप देखते होंगे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज प्रोपाउंडेड। प्रोपाउंड का क्या मीनिंग होता है? दिया गया सर, जहाँ पे मेंशन किया है पहली बार। प्रोपाउंड मतलब इलेबोरेटली उसे समझाना, बताना। तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? कोई प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या पार्ट नहीं है। तो इस बाबत what could be basic structure and what could not be basic structure, it has not been discussed even into Keshwanand Bharati case. Keshwanand Bharati case is the first case to begin with basic structure, and only certain examples of the basic structures have been cited therein. तो be that as it may, basic structure of the constitution cannot be changed. फिर सवाल पूछा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी, क्या रूल ऑफ लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी पे रूल ऑफ लॉ अप्लाई करता है या नहीं करता? कल आपने बताया था कि मतलब नहीं करता है, और क्या आंसर होगा सर? मतलब सर सुप्रीम होता है सर सबसे ज्यादा। देखिए, रूल ऑफ लॉ अपने आप में सुप्रीम नहीं होता। आपने merely because you have made certain rule or you have merely because, क्या इजराइल और ये हमास और फिलिस्तीन, रसिया, यूक्रेन, क्या वहां पे लॉ नहीं है? लॉ है, लेकिन लॉलेसनेस की स्थिति बनी हुई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लीजिए, जब आर्मी टेक्स डाउन करती है, आर्मी टेक ओवर करती है, तो लॉ तो होता है वहां पे, आर्मी लॉ। लेकिन ये हमने पहले भी एक बार क्लैरिफाई किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधान में जो जो लिखा हुआ है उसके अनुसार काम करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो जब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्मी गवर्नमेंट जब टेक ओवर करती है तब भी कॉन्स्टिट्यूशन होता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उस समय नहीं होता, बिकॉज ऑल पावर हैव बीन टेकन ओवर बाय द आर्मी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन पावर, ये इनको सोवरेन इम्यूनिटी मिलती है, डेट इज कॉल्ड आर्टिकल 361 है। रेसिडेंट गवर्नर, आर दे आंसरेबल एज पर आर्टिकल? नहीं सर। पब्लिक फंक्शन में काम करते हो नहीं सर, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी के लिए। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि लॉ इज नॉट इक्वली एप्लीकेबल। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, एक में लॉ है और दूसरे में लॉज है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में लॉ इज टू बी मेड इक्वली एप्लीकेबल irrespective of who is a prime minister or who is ordinary citizen. Law is equal for each and everybody, and that is what known as equal protection of laws. But so far as equality before law,
there has to be intelligible differentia and there can be reasonable classification, and there is equality is not an universal phenomena. Equality is a limited phenomena, and due to this limited phenomena, equality amongst equals, not the equality amongst unequals. And therefore, equality before law is a negative concept, because it implies negation of any privilege in favor of any. चलिए इस पे तो नॉन स्टॉप हम बहुत देर तक बोलते रहेंगे, 3-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। और कल इसको हम लोग रहने देते हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी पे रूल ऑफ लॉ अप्लाई नहीं करता। Sovereign is not subject to any limitation. इसको और अगर हम लोग देखेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी पुराने जमानों की विरासत है। राजा पे कोई कानून लागू नहीं होता था, राजा की इच्छा ही कानून हुआ करती थी। तो इनटू सर्टेन स्फीयर डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन पावर एंड डॉक्ट्रिन of sovereign immunity, both these two things are two different things. These are not the same and one thing. तो अब ये सब अभी हम लोग काफी ये लंबा टॉपिक है। तो in nutshell, law is sovereignty is not subject to any limitation, and therefore it is also not subject to law. And due to this sovereignty, इंटरनेशनल लॉ के कमजोर होने का कारण क्या है? कैन यू इन्फोर्स इंटरनेशनल लॉ बेगिंग के अलावा? नो सर। इंटरनेशनल लॉ इज द पुअरेस्ट ब्रांच ऑफ लॉ। कोई कंट्री मानती है इंटरनेशनल लॉ को? खैर, उसके बाद आपसे रूल ऑफ लॉ भी पूछा गया कि डाइसे ने दिया है रूल ऑफ लॉ की। अब चलिए, अब ये बताने की जरूरत है डाइसे कंसेप्ट ऑफ, हाँ, डाइसे कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ट्रेसपास से पूछा गया है, परजरी से पूछा गया, एकम्प्लिस को एक्यूज, ये सब पूछा गया। पेंडेंसी ऑफ केसेज के रीजन, नेचुरल जस्टिस के क्या क्या सिद्धांत है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल जस्टिस। यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूछा गया आज। तो आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से पूछा गया। टीआईपी से पूछ दिया गया। ट्रैकर डॉग एविडेंस भी पूछ दिया गया। डू यू रिमेम्बर ट्रैकर डॉग एविडेंस पे हम लोगों ने शुरुआती कुछ एविडेंस होता है। हाँ, फिर केस पार्टी के बारे में पूछा गया। तो लेट अस बिगिन विथ जो इम्पोर्टेंट है, केस पार्टी। ये भी पिछले थोड़े दिन पहले हम लोगों ने किया था। एनी पार्टी एसोसिएटेड विद द क्राइम इज केस पार्टी। वन लाइनर डेफिनेशन। केस पार्टी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। एक जो सेक्शन 299 की मैं बात कर रहा था, सेक्शन 299 CRPC। 299 CRPC है कि मनाली, आपसे पूछा गया था 299 CRPC? Yes, sir. अच्छा, हाँ, इनसे पूछा गया था 299 CRPC। सर, ये केस प्रॉपर्टी का एनी प्रॉपर्टी कनेक्टेड टू द केस, बस यही बोल रहे हैं। एनी पार्टी कनेक्टेड विद द क्राइम। Case party can be seized and has to be preserved till the final outcome of trial।
थाने में आप देखते होंगे, गुजरते होंगे, पहले भी चर्चा किया था, इतनी सारी गाड़ियां आप देखते हाँ हैं। सर, आपने को याद आ गया सर, गाड़ी वाड़ी का दाम, हाँ, थेफ्ट वेफ्ट में जो रहता है, कोई भी अगर किसी पिस्टल से मर्डर होता है तो डेट इज केस पार्टी, चाकू से होता है, डंडा से होता है, कोई एनीथिंग कंसर्निंग क्राइम, एनीथिंग व्हिच इज आउटकम ऑफ क्राइम इज known as case party. Case preservation of case party for the purposes of evidence is necessary. तो चलिए कानून तो बन गया, लेकिन उस कारण से आप देखते हैं कि थाने में कितनी गाड़ियां बर्बाद हो जाती हैं। एक भी ये भी हो सकता है कि यार भैया हो जाने दो, इतना पॉल्यूशन है, कुछ तो गाड़ियां कम हो रही सड़कों पे। बहुत तरह के, मैन इज ए स्ट्रेंज एनिमल, मनुष्य एक विचित्र प्राणी होता। आप देखिए, अब खैर चलिए नहीं बोलेंगे, अब दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। 299, तो व्हेन एक्यूज हैज एब्सकॉन्डेड, 82 83 की, अगर कोई एक्यूज एब्सकॉन्ड होता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? प्रोक्लेमेशन, सीआरपीसी। प्रोक्लेमेशन और वो अटैचमेंट होगा सर। हाँ, तो लॉ ये है कि एविडेंस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज। लेकिन अगर एक्यूज एब्सकॉन्ड कर गया तो क्या एविडेंस नहीं लिया जाएगा? मान लीजिए कोई गवाह 80 साल का, 85 साल का, एजेड है, बीमार है, और एक्यूज एब्सकॉन्ड कर गया कि ये मर जाए तब आऊं, तो ऐसी स्थिति में कानून हेल्पलेस होकर देखता रहेगा। तो 299 इज ए प्रोसीजर इनटू सीआरपीसी कि इन केस इफ द एक्यूज इज एब्सकॉन्डिंग, तो वैसे हालात में एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज रिकॉर्ड किया जा सकता है, और जब एक्यूज अरेस्ट होगा, पकड़ा जाएगा, तो वो एविडेंस में दिया जा सकता है। अब वो एविडेंस, अगर जिस विटनेस का वो स्टेटमेंट है, वो विटनेस जिंदा है या मिल सकता है, या वो विटनेस कैपेबल टू गिव एविडेंस है। 32 में 4 कंडीशन लिखी हुई है, सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट। Yes sir. A statement of a person who is dead cannot be found, Who is not found. and हाँ, तो and has become incapable of giving evidence, जैसे अनसाउंड माइंड का हो गया तो इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो गया। तो अगर उनमें से कोई हो तो ये जो एविडेंस एक्यूज के एब्सेंस में रिकॉर्ड की गई है, इट मे बी ए रेलिवेंट एविडेंस विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट। 299 का जो एविडेंस है सीआरपीसी का, और इसका सब सेक्शन 299 का सब सेक्शन 2 एक और बात हम लोगों को बताता है, और ये कहता है 299 का 2 कि अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और किसी अननोन आदमी के द्वारा कंडक्ट किया गया है, अब जैसे मान लीजिए कि मर्डर हो गया लेकिन मर्डर का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा, तो उसमें हाई कोर्ट या सेशन जज किसी भी मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, टू होल्ड एन इंक्वायरी or examine any witness who can give evidence concerning the offense, and any deposition so taken may be given in evidence against any person who is subsequently accused of the offense। तो ये सारे 299 एक ऐसा प्रोसीजर है कि नॉर्मली एविडेंस इज टू बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज, बट इन सम केसेज इफ द एक्यूज हैज the accused has been absconding, तो उन स्थितियों में सेक्शन 299 का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछा गया कि whether a child witness is a competent witness or not, बताइए आप लोग। Sir, if Yes, able sir, to competent question,
अगर विटनेस आंसर अगर विटनेस माइनर है तो क्या वो गवाही दे सकता है? माइनर विटनेस, If he able to rational answers. हाँ, अगर if he is capable to understand the question put to him and also capable to give rational answer, if court considers so, then he may be a competent witness. None is incompetent. All persons are competent to be witness. तो चाइल्ड विटनेस को इजिली इन्फ्लुएंस किया जा सकता। आप देखते हैं बच्चे जब छोटे रहते हैं तो अक्सर 99% बच्चे माँ के ही पक्ष में होते हैं। मतलब मैं बच्चों पे कोई वैसे नहीं कर रहा हूँ, एक जस्ट प्रैक्टिकल सी चीजें कर रहा हूँ। मतलब इक्का दुक्का एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन बच्चे नॉर्मली छोटे होते हैं तो किसके फेवर में ज्यादा रहता है? मदर के फेवर में सर। अब चूंकि वो छोटी उम्र में मदर के साथ बच्चों का टाइम ज्यादा गुजरता है, तो इसलिए बच्चे मदर, थोड़े बड़े हुए तो पापा के साथ भी, तो अब नौ, तो चाइल्ड विटनेस के साथ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि चाइल्ड विटनेस तो झूठ नहीं बोलेगा, चांसेस है कि सच बोलेगा। ये भी चांस है कि चाइल्ड विटनेस को इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है। तो एक जज का रोल कि वेदर ए चाइल्ड विटनेस हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड और नॉट बड़ा क्रूशियल होता है वैसी स्थिति में। यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूछा गया, क्या जवाब देंगे? आपको प्रैक्टिस हमने कराया, ट्रेनिंग भी दी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पिछले क्लासेज में। डू यू रिमेम्बर? यस शिखा। सर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हर स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करना चाहिए। No, sir, every citizen of India is under the constitution, like constitution is above material. हाँ, तो They should abide by it. As a citizen, we are duty bound to respect the constitution. Constitution says about uniform civil code, तो we should support it. ये अगला क्वेश्चन आपसे यही होगा, क्या इसे लागू कर पाना आसान होगा? तो आप कहिए कि मे बी डिफिकल्ट, बट वी शुड मेक ऑनेस्ट एफर्ट्स। सर अगर वो लोग बोलेंगे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हार्म कर रहा है तो क्या है आपका? वो देखिए उतने वो नहीं जाने वाले हैं, लास्ट डे है, सबको हड़बड़ी होगी। तो हम, हाँ, वो सिंपली क्या, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा चैप्टर है, नो वन कैन बी सेटिस्फाइड, किसी के पास इसका प्रॉपर आंसर नहीं हो ही नहीं सकता, किसी के पास इसका आंसर। समटाइम्स आई वंडर कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जब उन्हें पता था कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स डाइवर्सिटी इज गॉन अवे। डू यू वांट टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी और डू यू वांट टू एबॉलिश द डाइवर्सिटी? क्या चाहते हैं आप? Abolish the diversities. तो अगर आप डाइवर्सिटी को एबॉलिश करना चाहते हैं तो रखिए। तो इंडिया की जो आइडेंटिटी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो लेकिन उसके बावजूद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा गया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये रिलीजियस अटैक के लिए नहीं रखा गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखने के पीछे सोच कुछ और थी। सोच ये थी
to bring all the religious community upon a common national platform where we must respect each other religion. आप जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट वगैरह देखेंगे तो सारी चीजें आपको मिलेंगे. तो दे हैव देयर ओन जस्टिफिकेशन एट दैट टाइम. मनुष्य जो 1949 में होता था, आज से 50 साल पहले जो हमारी जो मानव जाति थी, इतनी चतुर, इतनी छलवी टाइप की हुआ करती थी. हम लोग आज उदाहरण देते हैं, हम लोग आज उदाहरण देते हैं ना कि पुराने लोग उतने सीधे साधे होते हैं. बात बात में कहते हैं ना, पुराने लोग ख्यालों के पक्के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उन्हें ज्यादा इबट. आज का जमाना इबट के बिना आप चल पाएंगे? और इबट के बिना चल पाना कानून विषय ही इबट का. तो एनीवे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपको वहाँ टैलेंट नहीं दिखाना. वहाँ अगर टैलेंट दिखाएंगे तो फिर बहुत बुरा हो सकता है. आपको सीधा कहना है कि संविधान में लिखा हुआ इसे मानना मेरा परम कर्तव्य है. वो पूछेंगे अगला क्वेश्चन, वो आपसे डेफिनेट वो रुक ही नहीं सकता. अगला क्वेश्चन होगा ही होगा आपसे कि क्या इसे लागू कर पाना संभव है. तो आप कहिए कि सर दिस इज डिफिकल्ट, लेकिन प्रयास होना चाहिए. उसके बाद उनके पास भी कुछ नहीं बचेगा पूछने को. ये क्या मुस्लिम पे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट लागू होता है? नहीं सर. एक PIL फाइल हुआ है मई 2023 में, that Muslim be also subjected to चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट. आप देखिए पॉक्सो एक्ट में अगर मान लीजिए किसी ने माइनर से शादी कर ली, एन इंटरकोर्स हुआ, तो पॉक्सो एक्ट का मुकदमा हो सकता है. हाँ सर. हस्बैंड पे भी हो सकता. अब एक जजमेंट है IPC में इंटरकोर्स विथ वाइफ हु इज अंडर द एज ऑफ कितना? 18 years. 18 years. पहले 16 था, फिर 18. हाँ, तो डेट वुड बी रेप. तो अगर मान लीजिए किसी ने माइनर से शादी कर ली तो पॉक्सो एक्ट का मुकदमा बन जाएगा उस पर. यस सर. हाँ, लेकिन इस तरह के मुकदमे का प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता है नॉर्मली. एंड जस्ट 1 सेकेंड. ये जो एक्सेप्शन 2 है, इसको कौन से, अगर मान लीजिए कि वाइफ की उम्र है 17 ईयर और हस्बैंड ने इंटरकोर्स किया शादी के बाद, तो 375 में एक्सेप्शन 2 दिया हुआ है. एक्सेप्शन 2 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है या क्या है इसकी पोजीशन? 375 एक्सेप्शन 2 IPC निकाल लिया. रेप का सेक्शन है 375, कम टू एक्सेप्शन 2. सब्स्टिट्यूट किया गया सर उसको. क्या कर रहा है? सर सब्स्टिट्यूट कर दिया 15 years को 18 years में. इसको सब्स्टिट्यूट कई जगह लिखने को, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया एक्सेप्शन 2. अच्छा. और
मतलब वही हुआ कि 15 से 18 से अबव अगर कंसेंटिंग सेक्स है तो नो ऑफेंस, और वाइफ 18 से ऊपर है, एक हस्बैंड ने सेक्सुअल इंटरकोर्स फोर्सिबली किया अपनी वाइफ से, क्या रेप होगा? नहीं यस सर होगा। फोर्सफुली क्या सर? क्या मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया गया है नहीं सर। हमारे यहाँ? जो 375 का जो डिफिनीशन आया है, इस डिफिनीशन में इसमें भी कई सारे सवाल हो सकते हैं, जस्ट डिस्कशन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मैं इसको डिस्कस करूँगा। ए मैन, एनी मैन नहीं यूज किया गया है, तो ए मैन और हस्बैंड में दोनों में अंतर है या नहीं है? है सर। तो ये दलीलें दी गई IAS रिपोर्ट्स, लेकिन अगर 375 का लिटरल अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो हस्बैंड मे कम आल्सो इनटू कैटेगरी ऑफ ए मैन। तो अगर 375 के डिफिनीशन को देखा जाए तो हस्बैंड भी अगर वाइफ की मर्जी के बगैर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ही मे बी गिल्टी ऑफ रेप। लेकिन इस तरह का प्रेसिडेंस हमारे कंट्री में नहीं है, ऐसा कोई इंस्टांस नहीं है। डेट में बी क्रुएल्टी। So far, marital rape even till today has not been recognized. अब खैर जो भी हो, जो हम लोग बात कर रहे थे एक्सेप्शन 2 की, तो एक्सेप्शन 2 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। केस का नाम इंडिपेंडेंट और सिंगल ऑफ इंडिया। यस, और कहा गया कि वाइफ अगर 18 ईयर से कम एज की है तो पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो क्वेश्चन इज दिस कि ठीक है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट मुस्लिम पे लागू नहीं होता, लेकिन अगर मुस्लिम ब्राइड माइनर है तो क्या पॉक्सो एक्ट मुस्लिम पे लागू होता? नहीं लागू होता। सर सब पे होता है सर, वो तो। यस, दैट इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी रिलीजन। तो अगर ये पूछा जाए चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, तो देखिए नंबर 1 की चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट एक ऐसा मसला है जिस पे कानून बना पाना आसान नहीं है। मान लीजिए किसी माइनर ने शादी ही कर ली और लड़की प्रेग्नेंट हो गई, और ऐसे मैरिज को आप अगर वाइड करार दे रहे हैं, ऐसे मैरिज को अगर आप इलीगल करार दे रहे हैं, ऐसे मैरिज पे आप पॉक्सो एक्ट का मुकदमा चला रहे हैं, तो जो प्रेग्नेंट लेडी है, माइनर है जो, और वो जो प्रेगनेंसी में जो बेबी है, बच्चा है, उसका भविष्य क्या होगा? दिस इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट सोशल क्वेश्चन टू आंसर। लॉ हैज नो आंसर टू इट। तो इसलिए लेजिस्लेशन और ज्यादा नहीं आ पाए जितना होने चाहिए था। मियरली बाय इम्पोजिशन ऑफ सम, आप कभी देखा है ये? हालांकि कई ऐसे केसेज हुए हैं कि अगर लड़की माइनर है
तो हस्बैंड पे पॉक्सो एक्ट का मुकदमा चला और हस्बैंड ने शादी का भी ऑफर दिया, तो कुछ केसेज ऐसे भी मिले हैं कि एफआईआर क्वैश हो गई और कई ऐसे केसेस मिले हैं कि एफआईआर क्वैश नहीं भी हुई और सजा भी हुई। तो जब आप लिटिगेशन में जाएंगे तो ऐसे तमाम बहुत तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी देखने में। तो सो फार एज चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ये अगर सवाल पूछा जाता है आपसे, तो अब चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट से बहुत तरह के सवाल हो सकता। तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के मुताबिक सच ए मैरिज माइनर मैरिज इज वॉइडेबल। मैं चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट की बात कर रहा, मैं हिंदू मैरिज में कहीं भी नहीं कहा गया है। हिंदू मैरिज एक्ट इज टोटली साइलेंट अपॉन चाइल्ड मैरिज। वो मैरिज का स्टेटस क्या होगा इस पे साइलेंट है, लेकिन चाइल्ड मैरिज अगर होता है तो जो कन्वीन जो उस प्रोविजन का ब्रीच करता है, तो उस ब्रीच पे पनिशमेंट है। लेकिन ए माइनर मैरिज वाइड नहीं डिक्लेयर किया गया हिंदू मैरिज एक्ट में। मुस्लिम में वो वैलिड मैरिज है, 15 इयर्स में शादी हो जाती है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से ए गार्जियन में कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। हाँ, और गार्जियन कौन होता है मैरिज में मुस्लिम लॉ के हिसाब से? फर्स्ट इज फादर, उसके बाद फादर और ग्रैंडफादर एक ही कैटेगरी में, उसके बाद ब्रदर, और फ्रॉम द एनी एडल्ट मेल मेंबर फ्रॉम पैटर्नल साइड। तो ऐसे इस तरह से गार्जियनशिप चलता है। उसमें खियार उल बुल्ग भी होता है। अब चलिए मुस्लिम लोग की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में वही बताइएगा कि सर उसमें वॉइडेबल बताया गया है, लड़की वाले अगर चाहें तो वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। और अगर मौका लगे पूछा जाए तो कह दें कि चाइल्ड मैरिज को स्टेट में वाइड डिक्लेयर करना डेट वुड बी ए लार्जर इविल। तो इतना आसान नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल सर 3 होता है ना उसमें, एक तो ऑडियो लेटर पार्ट होता है उसमें। और एक हो गया, चलिए मान लिया एक। दूसरा सर याद नहीं आ रहा। अरे नेमो जुडेक्स, एक्स कॉजस हुआ सर। नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ। तो कितने प्रिंसिपल होते हैं नेचुरल जस्टिस का? 3 सर, 2 या 3। बाकी लोग बताइए कितने होते हैं प्रिंसिपल? 3 होते हैं सर। 3। तीसरा कौन सा? तीसरा प्रिंसिपल लोग बायसनेस को कहते हैं, बट बायसनेस इज पार्ट ऑफ नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ। Why a man cannot be judge in his own case? Because he may be biased. तो ऐसे देखा जाए तो 2 ही प्रिंसिपल होते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये सरकार को सोचना चाहिए।
Government is responsible for justice delayed and justice denied. गवर्नमेंट लिटिगेशन को हटा दीजिए, एक जुडिशियल ऑफिसर के पास एक दिन में केसेज की सुनवाई करने की एक लिमिट होनी चाहिए, उतने ही मुकदमे लगे उसके कोर्ट में। तो आप जस्टिस डिलेट को प्रिवेंट कर सकते हैं। आप जजेज की संख्या बढ़ाएंगे नहीं, आप सिर्फ जज रिक्रूट कर देने से हो जाएगा? या पूरे कोर्ट का सेटअप चाहिए, स्टेनो चाहिए, टाइपिस्ट चाहिए, जो एक पूरे कोर्ट का सेटअप होता है, जितना असिस्टिंग स्टाफ चाहिए वो भी देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? आप उतना सब करेंगे, गवर्नमेंट एक्सचेकर पे लोड पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो नेवर ब्लेम जुडिशरी। आप जुडिशरी को ब्लेम नहीं कर सकते, जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, ये सब फालतू का। आई डोंट अंडरस्टैंड जुडिशरी इज टू बी ब्लेम्ड। चलिए, लेकिन इंटरव्यू में आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको शानदार तरीके से, शालीनता से, जैसे पहले बताया था वैसे बोलना था। आपका एसॉल्ट और बैटरी में क्या अंतर है दोनों में? इसमें सर एसॉल्ट एंड बैटरी। सर असॉल्ट में सर रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि फोर्स मे बी यूज्ड, बट बैटरी में सर फिजिकल एलिमेंट मतलब फिजिकल कांटेक्ट होता है सर। बैटरी में फोर्स हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। किसी पे आपने जूता फेंक दिया तो एसॉल्ट होगा या बैटरी होगा? क्या बैटरी होगा सर? एसॉल्ट का डिफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया हुआ? आईपीसी 352 सर। 352 में पनिशमेंट दिया हुआ अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। 351 में असॉल्ट का डिफिनेशन दिया हुआ है, अब देखिए उसको। whoever makes any gesture, preparation, intending, knowing that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture is about to use criminal force। फोर्स का वही डिफिनीशन है जो फिजिक्स में फोर्स का डिफिनीशन दिया हुआ है। एंड व्हेन फोर्स इज यूज्ड फॉर द पर्पसेज ऑफ क्राइम, दैट फोर्स इज नोन एज क्रिमिनल फोर्स। ये बात कहाँ लिखी हुई है? व्हेन फोर्स इज यूज्ड फॉर, ये हाँ, दैट इज क्रिमिनल फोर्स। और causing apprehension that criminal force is likely to be used, तो that is assault। फोर्स यूज हो गया तो उसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या अंतर है? सर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता है वो वन साइडेड होता है, एक तरफ से किसी को अवरोध किया जाता है, लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में बोथ ऑफ द साइड मतलब ओवरऑल सारी साइड से उसको डिटेन किया जाता है। देखिए, रेस्ट्रेंट मीन्स अब्स्ट्रक्शन अपॉन, लिख लीजिए, रेस्ट्रेंट मीन्स abstraction upon liberty of a person। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट
में पार्शियल रेस्ट्रेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है और रास्ते में आपने रुकावट पैदा कर दिया इन वन डायरेक्शन, तो डेट इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ये सेक्शन 339 आईपीसी में दिया हुआ है। इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, इंटरव्यू के पर्पज से इतना है। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कि रेस्ट्रेंट चारों तरफ से हो सकता है बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, जैसे कमरे में बंद कर दिया, इस कमरे की दीवारों से बाहर वो नहीं जा सकता चारों तरफ से। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में देयर इज टोटल रेस्ट्रेंट। तो लिखिए इनटू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देयर इज टोटल रेस्ट्रेंट सेक्शन है इसका 340 लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। एंड देयर इज पार्शियल रेस्ट्रेंट इनटू वन डायरेक्शन, दैट इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट सेक्शन 339। ये भी पूछा गया आज, अरेस्ट और डिटेंशन में अंतर। और ये शायद हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिक्टेट भी करा है, शायद अरेस्ट और डिटेंशन में अंतर। हाँ सर, अरेस्ट एलिगेशन के ऊपर होता है, डिटेंशन एप्रीहेंशन के ऊपर होता है। हाँ, अरेस्ट ऑन एक्यूजेशन ऑफ क्राइम। हमारे शब्द जो डिक्टेट कराते हैं उसको क्यों नहीं नोट डाउन करके आप एक्यूजेशन ऑफ क्राइम बोलेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। चलिए हमारी बात को छोड़िए। सर लिखा हुआ था सर, बट दिमाग में एक्यूजेशन और डिटेंशन ही बस याद है, लिख देंगे। एप्रीहेंशन मतलब इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रीहेंशन एंड एक्यूजेशन? यस सर। क्या मेरी अंग्रेजी ठीक करा दीजिए, मैं गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती। रियली मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा गांव के स्कूल से ही हूँ। हमारे स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं होती थी, पेड़ के नीचे बैठते थे। हमारे गुरुजी थोड़ा ऊपर पेड़ के पास बैठते थे, हम लोग नीचे बोरा बिछा के बैठते थे। बोरा लेके छोटा छोटा जूट का पढ़ते थे, बचपन का। कुछ किस्से अभी भी याद हैं, वो किस्से बाद में हम लोग करेंगे। तो अरेस्ट इज ऑलवेज अपॉन एक्यूजेशन ऑफ क्राइम। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एप्रीहेंशन एंड एक्यूजेशन? एक्यूजेशन कि क्राइम कमिट हो गया है उस पर्पस से। एप्रीहेंशन मतलब सॉरी सर, एप्रीहेंशन मतलब क्राइम कमिट नहीं हुआ है, उसका भय है। ओहो, आप अंदाज पे देने से एप्रीहेंशन को गूगल कीजिए। क्या मीनिंग दिया हुआ है? एप्रीहेंड से बना है एप्रीहेंशन। क्या मीनिंग है वो मुझे भी बताइए। Something bad or unpleasant will happen. हाँ, फीलिंग दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। तो संभावनाएं, संभावनाएं निगेटिव सेंस में। एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, एक्यूजेशन ऑफ अरेस्ट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यशराज आपने शायद कहा था एप्रीहेंशन ऑफ क्राइम, शायद, जहां तक इफ आई रिमेम्बर। सर अरेस्ट एक्यूजेशन जो होता है, डिटेंशन एप्रीहेंशन। नहीं, आपने क्या कहा था अरेस्ट और डिटेंशन में? एप्रीहेंशन ऑफ क्राइम या क्या कहा था आपने? तो बस मैंने एप्रीहेंशन ही बोला सर। हाँ, तो आप देखिए एप्रीहेंशन ऑफ क्राइम मैंने कहा या एक्यूजेशन ऑफ क्राइम? हाँ सर, एक्यूजेशन ऑफ क्राइम मतलब क्राइम एक्ट है, एक्यूजेशन ऑफ क्राइम ज्यादा।
क्राइम ही नहीं ऐड करना, एप्रीहेंशन को रिमूव करके एक्यूजेशन लगाना है। अरेस्ट इज ऑलवेज ऑन एक्यूजेशन ऑफ क्राइम फॉलोड बाय ट्रायल। क्राइम हुआ है तभी और क्राइम के आरोप है तभी अरेस्ट होगा। Arrest is not punitive. The purpose of arrest is to ensure presence of accused during trial, number one. Number two, in case accused is convicted, he is available to receive the sentence. तो अरेस्ट में हमेशा ट्रायल होना मस्ट है। डिटेंशन, अब डिटेंशन भी होगा। डिटेंशन मीन डिटेंशन इज अपॉन एप्रीहेंशन ऑफ क्राइम। इफ ही इज नॉट डिटेन्ड ही मे कमिट ए क्राइम। तो जो यूज होते हैं literally speaking, detention is upon apprehension of crime and arrest is on accusation of crime. Detention में ट्रायल नहीं होता, सिर्फ इंक्वायरी की जाती है जो अपने CRPC में है प्रोविजंस और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में, तो उसका ट्रायल नहीं होता। डिटेन्यू को ग्राउंड ऑफ डिटेंशन वगैरह बताए जाते हैं और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में बताना उचित नहीं है तो नहीं भी बताया जाएगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था NSA केस के नाम से जानते हैं, AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सर। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मियरली ऑन एप्रीहेंशन ऑफ क्राइम, किसी के लाइफ एंड लिबर्टी को टेक अवे करना। बोथ अरेस्ट एंड डिटेंशन टेक्स अवे लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए मैन guaranteed under Article 21 and provisions related to either arrest or detention has to be exercised in a strict compliance of statutory provisions to uphold dignity of a man. बहुत अच्छे अच्छे लंबे लंबे स्पीच हो सकते हैं इस पर। हम लोगों के लिए एक ही लाइन, अरेस्ट और डिटेंशन। आज ये फिर पूछा गया, चार्ज फ्रेम होने के बाद डिस्चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है क्यूज? ये क्वेश्चन हालांकि उतना ठीक, चार्ज फ्रेम होने के बाद डिस्चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। चार्ज फ्रेम होने के बाद या तो एक्यूटल या कन्विक्शन। कन्विक्शन, यस। हाँ, लेकिन कंप्लेंट केसेस में कंप्लेनेंट की डेथ हो जाए और वैसे कुछ, लेकिन चलिए मेजोरिटी में चार्ज फ्रेम होने के बाद या तो आइदर एक्यूटल या कन्विक्शन। ये सवाल पूछेगा, ट्रेसपास कितने तरीकों से कॉज किया जा सकता? सर 3 तरीके से सर। कौन कौन? इंसल्ट, अनॉय, इंटिमिडेट। trespass upon person, trespass upon property and trespass upon goods. trespass upon person तो wrongful restraint हो सकता, wrongful confinement हो सकता,
फॉल्स इम्प्रिजनमेंट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वगैरह टॉर्ट क्या है वो सब नहीं बोलना है आपको। ट्रेसपास अपॉन लैंड, अनऑथोराइज्ड एंट्री अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, कह सकते हैं इज दैट ट्रेसपास? यस सर, पहला क्या बोला आपने, ट्रेसपास अगेंस्ट पर्सन में? wrongful restraint, wrongful confinement and trespass on land में इसमें unauthorized entry upon land of another, दूसरा remaining there upon land of another, and तीसरा depriving the owner of land to enjoy its possession। तो ये तीन तरीकों से ट्रेसपास हो सकता। मिसचीफ इज नेसेसरली एन ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कह सकते हैं। हाँ सर। Mischief is an offense necessarily related to property. Forgery is necessarily an offense related to पेपर, paper या document? डॉक्यूमेंट्स। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, Yes, maybe, but valuable security is also a type of document or not? हाँ सर। Document का definition LFM, anything written by letter, figure or mark upon any substance is a document. सर ट्रेसपास और लैंड के थर्ड क्या सर, ट्रेसपास अगेंस्ट? Depriving the owner of land to enjoy its possession. हाँ सर, अगेंस्ट पर्सन अगेंस्ट लैंड, और तीसरा क्या बोला था आपने? Depriving the owner of land to enjoy its possession. ठीक है। तो चलिए अब इन चीज़ों के साथ टाइम हो रहा है, हम लोगों को घबराना नहीं है, 2 से 3 सेकंड का पॉज देना है। और इस बार मैंने बहुत बड़ा सोचा है आप लोगों के लिए। और देखिए, एक गवर्नमेंट जॉब हो जाती है जुडिशरी में और एपीओ में 5-10 हज़ार रुपए के पे स्केल का अंतर है, कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। जुडिशरी में आप 8 बजे 8:30 बजे आपको घर से निकलना है, रात घर आते आते 8-9 बज जाने हैं। आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप आगे किसी कंपटीशन की तैयारी कर सके, और एडीजे आप दे भी नहीं सकते, रिजाइन करना होगा। एपीओ में रहते हुए आपके पास वर्कलोड कम होगा, आप वो जो टाइम बचेगा वो कैरियर के लिए। अब एपीओ ज्वाइन करके जुडिशरी में क्या जाना है, मैं आप लोगों के लिए मैंने सोच रखा है, हायर जुडिशरी मैं करा के दिखाऊंगा। 3-3, 4-4, 5-5 साल का समय होगा। उस 5 साल में कानून को एक नए सिरे से, बेहतरीन से बेहतरीन, परफेक्ट से भी परफेक्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हमें भी अच्छा लगता है। तो बेहतरीन से बेहतरीन, अनपैरेलल, अनमैच क्वालिटी। तो मैं गुजारिश और प्रार्थना, अपील हर किसी से यही करूंगा कि अगर आपका एपीओ में सिलेक्शन हो जाता है तो लोअर जुडिशरी नहीं दीजिए, भरोसा रखिए। मैं कल को ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हायर जुडिशरी कैसे निकाला जाता है, मैं करा के दिखा दूँ। सीएलसी के साथ तो अब रिश्ता शुरू हुआ है आपका, आगे देखते जाइए कैसे लास्ट में एक शेर इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए हुजूर होता है क्या। तो इश्क सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में ही नहीं होता, हमें इश्क है अपने फर्ज से, हमें इश्क है अपने काम से। सोचने समझने का पैमाना अलग अलग हो सकता।
तो एनीवे कल हम लोग मिलेंगे थोड़े बहुत मस्ती के मूड में, मस्ती के आलम में, और कल तो हम लोग रिलैक्स भी होंगे। एक तरह से समझिए कि बहुत सारे बच्चे लोग तो सफ़र में भी होंगे, बहुत सारे बच्चे लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो भी अब रहें मिलेंगे कल। जो भी लोग रहें मैं मैसेज भी डालूंगा कि आज का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखते हैं। तो चलिए, विद दीज थिंग्स, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।